मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि अध्याय 27। नायक राम मोहल्ले वालों से विदा होकर उदयपुर रवाना हुए। रेल के मुसाफिरों को बहुत जल्द उनसे श्रद्धा हो गई। किसी को तंबाकू मलकर खिलाते, किसी के बच्चे को गोद में लेकर प्यार करते। जिस मुसाफिर को देखते जगह नहीं मिल रही है, इधर उधर भटक रहा है, जिस कमरे में जाता है धक्के खाता है, उसे बुलाकर अपनी बगल में बैठा लेते। फिर जरा देर में सवालों का तांता बांध देते। कहाँ मकान है, कहाँ जाते हो, कितने लड़के हैं, क्या कारोबार होता है। इन प्रश्नों का अंत इस अनुरोध पर होता कि मेरा नाम नायक राम पंडा है, जब कभी काशी जाओ मेरा नाम पूछ लो, बच्चा बच्चा जानता है। 2 दिन 4 दिन महीने, जब तक इच्छा हो आराम से काशी वास करो। घर द्वार नौकर चाकर सब हाजिर हैं। घर का सा आराम पाओगे। वहां से चलते समय जो चाहो दे दो, ना दो घर आकर भेज दो, इसकी कोई चिंता नहीं। यह कभी मत सोचो अभी रुपए नहीं है फिर चलेंगे। शुभ काम के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता। रेल का किराया लेकर चल खड़े हो। काशी में तो मैं हूं ही, किसी बात की तकलीफ ना होगी। काम पड़ जाए तो जान लड़ा दें। तीर्थ यात्रा के लिए टाल मटोल मत करो। कोई नहीं जानता कब बड़ी यात्रा करनी पड़ जाए। संसार के झगड़े तो सदा लगे ही रहेंगे। दिल्ली पहुंचे तो कई नए मुसाफिर गाड़ी में आए। आर्य समाज के किसी उत्सव में जा रहे थे। नायक राम ने उनसे वही जिरह शुरू की। यहाँ तक कि एक महाशय गर्म होकर बोले, तुम हमारे बाप दादे का नाम पूछकर क्या करोगे? हम तुम्हारे फंदे में फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ गंगा जी के कायल नहीं और न काशी को ही स्वर्गपुरी समझते हैं। नायक राम जरा भी हताश नहीं हुए। मुस्कुराकर बोले, बाबूजी आप आर्या होकर ऐसा कहते हैं। आर्या लोगों ने ही तो हिंदू धर्म की लाज रखी, नहीं तो अब तक सारा देश मुसलमान किरस्तान हो गया होता। हिंदू धर्म के उद्धारक होकर आप काशी को भला कैसे न मानेंगे? उसी नगरी में राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई थी। वहीं बुद्ध भगवान ने अपना धर्म चक्र चलाया था। वहीं शंकर भगवान ने मंडल मिसिर से शास्त्रार्थ किया था। वहाँ जैनी आते हैं, बौद्ध आते हैं, वैष्णव आते हैं। वह हिंदुओं की नगरी नहीं है, सारे संसार की नगरी है। दूर दूर के लोग भी जब तक काशी के दर्शन ना कर ले, उनकी यात्रा सफल नहीं होती। गंगा जी मुकुट देती हैं, पाप काटती हैं। यह सब तो गंवारों को बहलाने की बातें हैं। उनसे कहो कि चलकर उस पवित्र नगरी को देख आओ, जहाँ कदम कदम पर आर्य जाति के निशान मिलते हैं, जिसका नाम लेते ही सैकड़ों महात्माओं ऋषियों मुनियों की याद आ जाती है। तो उनकी समझ में यह बात ना आएगी। पर यथार्थ में बात यही है। काशी का महात्म इसलिए है कि वह आर्य जाति की जीती जागती पुरातनपुरी है। इन महाशयों को फिर काशी की निंदा करने का साहस न हुआ। वे मन में लज्जित हुए और नायक राम के धार्मिक ज्ञान के कायल हो गए। हालांकि नायक राम ने थोड़े से वाक्य ऐसे अवसरों के लिए किसी व्याख्याता के भाषण से चुनकर रट लिए थे। रेल के स्टेशन पर वह जरूर उतरते और रेल के कर्मचारियों का परिचय प्राप्त करते। कोई उन्हें पान खिला देता, कोई जलपान करा देता। सारी यात्रा समाप्त हो गई, पर वह लेटे तक नहीं, जरा भी आंख नहीं झपकी। जहां 2 मुसाफिरों को लड़ते झगड़ते देखते, तुरंत तीसरे बन जाते और उनमें मेल करा देते। तीसरे दिन वह उदयपुर पहुंच गए और रियासत के अधिकारियों से मिलते जुलते, घूमते घामते जसवंत नगर में दाखिल हुए। देखा मिस्टर क्लार्क का डेरा पड़ा हुआ है। बाहर से आने जाने वालों की बड़ी जांच पड़ताल होती है। नगर का द्वार बंद सा है, लेकिन पंडे को कौन रोकता। कस्बे में पहुंचकर सोचने लगे, विनय सिंह से कैसे मुलाकात हो। रात को तो धर्मशाला में ठहरे। सवेरा होते ही जेल के दरोगा के मकान में जा पहुंचे। दरोगा जी सोफी को विदा करके आए थे और नौकर पर बिगड़ रहे थे कि तूने हुक्का क्यों नहीं भरा। इतने में बरामदे में पंडा जी की आहट पाकर बाहर निकल आए। उन्हें देखते ही नायक राम ने गंगा जल की शीशी निकाली और उनके सिर पर जल छिड़क दिया। दरोगा जी ने अनमयस्क होकर कहा, कहाँ से आते हो? नायक राम बोला, महाराज स्थान तो प्रयागराज है, पर आ रहा हूँ बड़ी दूर से। इच्छा हुई इधर भी जजमानों को आशीर्वाद देता चलूं। दरोगा जी का लड़का, जिसकी उम्र 14-15 वर्ष की थी, निकल आया। नायक राम ने उसे नख से शिख तक बड़े ध्यान से देखा, मानो उसके दर्शनों से हार्दिक आनंद प्राप्त हो रहा हो। और तब दरोगा जी से बोले, यह आपके चिरंजीवी पुत्र है ना? पिता पुत्र की सूरत कैसी मिलती है कि दूर से ही पहचाना जाए। छोटे ठाकुर साहब क्या पढ़ते हो? लड़के ने कहा, अंग्रेजी पढ़ता हूँ। नायक राम बोले, यह तो मैं पहले ही समझ गया था। आजकल तो इसी विद्या का दौर दौरा है। राज विद्या ठहरी। किस दफे में पढ़ते हो भैया? दरोगा बोला, अभी तो हाल ही में अंग्रेजी शुरू की है, उस पर भी पढ़ने में मन नहीं लगाते, अभी थोड़ी ही पढ़ी है। लड़के ने समझा मेरा अपमान हो रहा है। बोला, तुमसे तो ज्यादा पढ़ा हूँ। नायक राम बोला, इसकी कोई चिंता नहीं, सब आ जाएगा, अभी इनकी अवस्था ही का है।
भगवान की इच्छा होगी तो कुल का नाम रोशन कर देंगे। आपके घर पर कुछ जगह जमीन भी है? दरोगा जी ने अब समझा। बुद्धि बहुत तीक्ष्ण न थी। अकड़ कर कुर्सी पर बैठ गए और बोले, हाँ, चित्तौड़ के इलाके में कई गांव हैं, पुरानी जागीर है। मेरे पिता महाराणा के दरबारी थे। हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा प्रताप ने मेरे पूर्वजों को यह जागीर दी थी। अब भी मुझे दरबार में कुर्सी मिलती है और पान इलायची से सत्कार होता है। कोई कार्य प्रयोजन होता है तो महाराणा के यहाँ से आदमी आता है। बड़ा लड़का मरा था तो महाराणा ने शोक पत्र भेजा था। नायक राम बोला, जागीरदार का क्या कहना, जो जागीरदार वही राजा, नाम का फर्क है। असली राजा तो जागीरदार ही होते हैं, राजा तो नाम के हैं। दरोगा बोला, बराबर राजकुल से आना जाना लगा रहता है। नायक राम बोला, अभी इनकी कहीं बातचीत तो नहीं हो रही है? दरोगा बोला, अजी, लोग तो जान खा रहे हैं। रोज एक ना एक जगह से संदेशा आता रहता है, पर मैं सबों को टका सा जवाब देता हूँ। जब तक लड़का पढ़ लिख ना ले तब तक उसका विवाह कर देना नादानी है। नायक राम बोला, यह आपने पक्की बात कही। यथार्थ में ऐसा ही होना चाहिए। बड़े आदमियों की बुद्धि भी बड़ी होती है, पर लोक रीति पर चलना ही पड़ता है। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, कई जगह जाना है। जब तक मैं लौट कर ना आऊं किसी को जवाब ना दीजिएगा। ऐसी कन्या आपको ना मिलेगी और ना ऐसा उत्तम कुल ही पाइएगा। दरोगा बोला, वाह वाह, इतनी जल्दी चले जाइएगा? कम से कम भोजन तो कर लीजिए। कुछ हमें भी तो मालूम हो कि आप किसका संदेशा लाए हैं, वह कौन है, कहाँ रहते हैं। नायक राम बोला, सब कुछ मालूम हो जाएगा, पर अभी बताने का हुक्म नहीं है। दरोगा ने लड़के से कहा, तिलक, अंदर जाओ, पंडित जी के लिए पान बनवा लाओ, कुछ नाश्ता भी लेते आना। यह कहकर तिलक के पीछे पीछे खुद अंदर चले गए और गृहिणी से बोले, लो, कहीं से तिलक के ब्याह का संदेशा आया है, पान तश्तरी में भेजना। नाश्ते के लिए कुछ नहीं है? वह तो मुझे पहले ही मालूम था। घर में कितनी ही चीज आए दोबारा देखने को नहीं मिलती। न जाने कहाँ के मरभूखे जमा हो गए हैं। अभी कल ही एक कैदी के घर से मिठाइयों का पूरा थाल आया था। क्या हो गया? स्त्री ने बोला, इन्हीं लड़कों से पूछो क्या हो गया। मैं तो हाथ से छूने की भी कसम खाती हूँ। यह कोई संदूक में बंद करके रखने की चीज तो है नहीं, जिसका जब जी चाहता है निकाल कर खाता है। कल से किसी ने रोटियों की ओर नहीं ताका। दरोगा बोला, तो आखिर तुम किस मरज की दवा हो? तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि जो चीज घर में आए उसे यत्न से रखो, हिसाब से खर्च करो। वह लौंडा कहाँ गया? स्त्री बोली, तुम्ही ने तो अभी उसे डांटा था, बस चला गया। कह गया है कि घड़ी घड़ी की डांट फटकार बर्दाश्त नहीं हो सकती। दरोगा बोला, यह और मुसीबत हुई। ये छोटे आदमी दिन दिन सिर चढ़ते जाते हैं, कोई कहाँ तक इनकी खुशामद करे। अब कौन बाजार से मिठाइयाँ लाए? आज तो किसी सिपाही को भी नहीं भेज सकता, न जाने सिर से कब यह बला टलेगी। तुम ही चले जाओ तिलक। तिलक बोला, शरबत क्यों नहीं पिला देते? स्त्री बोली, शक्कर भी तो नहीं है, चले क्यों नहीं जाते? तिलक बोला, हाँ, चले क्यों नहीं जाते, लोग देखेंगे हजरत मिठाई लिए जाते हैं। दरोगा बोला, तो इसमें क्या गाली है? किसी के घर चोरी तो नहीं कर रहे हो? बुरे काम से लजाना चाहिए, अपना काम करने में क्या लाज। तिलक यूं तो लाख सिर पटकने पर भी बाजार न जाती, पर इस वक्त अपने विवाह की खुशी थी, चले गए। दरोगा जी ने तश्तरी में पान रखे और नायक राम के पास लाए। नायक राम बोले, सरकार, आपके घर पान नहीं खाऊंगा। दरोगा बोला, अजी, अभी क्या हरज है, अभी तो कोई बात भी नहीं हुई। नायक राम बोला, मेरा मन बैठ गया तो सब ठीक समझिए। दरोगा बोला, यह तो आपने बुरी पख लगाई। यह बात नहीं हो सकती कि आप हमारे द्वार पर आएं और हम बिना यथेष्ट आदर सत्कार किए आपको जाने दें। मैं तो मान भी जाऊंगा, पर तिलक की माँ किसी तरह राजी ना होंगी। नायक राम बोला, इसी से मैं यह संदेशा लेकर आने से इनकार कर रहा था। जिस भले आदमी के द्वार पर जाइए वह भोजन और दक्षिणा के बगैर गला नहीं छोड़ता। इसी से तो आजकल कुछ लबाड़ियों ने बर खोजने को व्यवसाय बना लिया है। इससे यह काम करते हुए और भी संकोच होता है। दरोगा बोला, ऐसे धूर्त यहाँ नित्य ही आया करते हैं, पर मैं तो पानी को भी नहीं पूछता। जैसा मुंह होता है वैसा बीड़ा मिलता है। यहाँ तो आदमी को एक नजर देखा और उसकी नस नस पहचान गया। आप यो ना जाने पाएंगे। नायक राम बोला, मैं जानता कि आप इस तरह पीछे पड़ जाएंगे तो लबाड़ियों की सी ही बातचीत करता, गला तो छूट जाता। दरोगा बोला, यहाँ ऐसा अनाड़ी नहीं हूँ, उड़ती चिड़िया पहचानता हूँ। नायक राम डट गए। दोपहर होते होते बच्चे बच्चे से उनकी मैत्री हो गई। दरोगाइन ने भी पलागन कहला भेजा। इधर से भी आशीर्वाद दिया गया। दरोगा तो 10 बजे दफ्तर चले गए। नायक राम के लिए पूरियां, कचौड़ियां, चटनी, हलवा बड़ी विधि से बनाया गया। पंडित जी ने भीतर जाकर भोजन किया।
रायता, दही, स्वामिनी ने स्वयं पंखा झला। फिर तो उन्होंने और रंग जमाया। लड़के लड़कियों के हाथ देखे। दरोगाइन ने भी लजाते हुए हाथ दिखाया। पंडित जी ने अपने भाग्य रेखा ज्ञान का अच्छा परिचय दिया। और भी धाक जम गई। शाम को दरोगा जी दफ्तर से लौटे तो पंडित जी शान से मसनद लगाए बैठे हुए थे और पड़ोस के कई आदमी उन्हें घेरे हुए थे। दरोगा ने कुर्सी पर लेटकर कहा, यह पद तो इतना ऊंचा नहीं और ना ही वेतन ही कुछ ऐसा अधिक मिलता है, पर काम इतना जिम्मेदारी का है कि केवल विश्वास पात्रों को ही मिलता है। बड़े बड़े आदमी किसी न किसी अपराध के लिए दंड पाकर आते हैं। अगर चाहूं तो उनके घर वालों से एक एक मुलाकात के लिए हजारों रुपए ऐंठ लूं, लेकिन अपना यह ढंग नहीं। जो सरकार से मिलता है उसी को बहुत समझता हूँ। किसी भीरू पुरुष का तो यहाँ घड़ी भर निबाह ना हो। एक से एक खूनी, डकैत, बदमाश आते रहते हैं, जिनके हजारों साथी होते हैं। चाहे तो दिन दहाड़े जेल को लुटवा लें, पर ऐसे ढंग से उन पर रौब जमाता हूँ कि बदनामी भी ना हो और नुकसान भी ना उठाना पड़े। अब आज ही कल देखिए, काशी के कोई करोड़पति राजा हैं, महाराजा भरत सिंह। उनका पुत्र राजविद्रोह के अभियोग में फंस गया है। हुक्काम तक उसका इतना आदर करते हैं कि बड़े साहब की मेम साहब दिन में 2-2 बार उसका हालचाल पूछने आती हैं, और सरदार नीलकंठ बराबर पत्रों द्वारा उसका कुशल समाचार पूछते रहते हैं। चाहूं तो महाराजा भरत सिंह से एक मुलाकात के लिए लाखों रुपए उड़ा लूं, पर यह अपना धर्म नहीं। नायक राम बोला, अच्छा, क्या राजा भरत सिंह का पुत्र यहीं कैद है? दरोगा बोला, और यहाँ सरकार को किस पर इतना विश्वास है? नायक राम बोला, आप जैसे महात्माओं के दर्शन दुर्लभ हैं, किंतु बुरा ना मानिए तो कहूँ, बाल बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। आदमी घर से 4 पैसे कमाने के लिए ही निकलता है। दरोगा बोला, अरे तो क्या कोई कसम खाई है? पर किसी का गला नहीं दबाता। चलिए आपको जेल खाने की सैर कराऊं, बड़ी साफ सुथरी जगह है। मेरे यहाँ तो जो कोई मेहमान आता है उसे वहीं ठहरा देता हूँ। जेल के दरोगा की दोस्ती से जेल की हवा खाने के सिवा और क्या मिलेगा? यह कहकर दरोगा मुस्कुराए। वह नायक राम को किसी बहाने से यहाँ से टालना चाहते थे। नौकर भाग गया था। कैदियों और चपरासियों से काम लेने का मौका न था। सोचा, अपने हाथ चिलम भरनी पड़ेगी, बिछावन बिछाना पड़ेगा, मर्यादा में बाधा उपस्थित होगी, घर का पर्दा खुल जाएगा, इन्हें वहां ठहरा दूंगा, खाना भिजवा दूंगा, पर्दा ढका रह जाएगा। नायक राम बोला, चलिए, कौन जाने कभी आपकी सेवा में आना ही पड़े। पहले से ठौर ठिकाना देख लूं, महाराजा साहब के लड़के ने कौन कसूर किया था? दरोगा बोला, कसूर कुछ नहीं था, बस हाकिमों की जिद है। यहाँ देहातों में घूम घूम कर लोगों को उपदेश करता था। बस हाकिमों को उस पर संदेह हो गया कि यह राजविद्रोह फैला रहा है, यहाँ लाकर कैद कर दिया। मगर आप तो अभी उसे देखिएगा ही। ऐसा गंभीर, शांत, विचारशील आदमी आज तक मैंने नहीं देखा। हाँ, किसी से दबा नहीं, खुशामद करके चाहे कोई पानी भरा ले, पर चाहे कि रोब से उसे दबा ले तो जौ भर भी ना दबेगा। नायक राम दिल में खुश था कि बड़ी अच्छी साइट में चला था कि भगवान आप ही सब द्वार खोल देते हैं। देखूं अब विनय सिंह से क्या बात होती है। यूं तो वह न जाएंगे, पर रानी जी की बीमारी का बहाना करना पड़ेगा। वह राजी हो जाए, यहाँ से निकाल ले जाना तो मेरा काम है। भगवान की इतनी दया हो जाती तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाती, घर बस जाता, जिंदगी सुफल हो जाती।